34 साल का हमीद खुदारी गाजा में दुनिया के बड़े आतंकवादी संगठन हमास के पैसों की हिफाजत करने वाला उस इलाके में इजराइल के दुश्मन ईरान का खास आदमी बन खुदारी गाजा में सारे 2 नंबर का लेन देन अपनी करेंसी एक्सचेंज दुकानों के जरिए करता, जो कि आम नागरिक भी पैसों के ट्रांसफर के लिए इस्तेमाल करते थे। ये इतना ताकतवर था कि उसके हवाला एजेंटों का रेला, जिनको हवलदार कहते थे, गाजा, ईरान, लेबनान, सीरिया और तुर्की तक फैला हुआ था, जिसके माध्यम से करोड़ों डॉलर का रोकड़ा इधर उधर किया जाता था, कुछ नकद में, कुछ सामान के रूप में। इस पैसों के एक हिस्से से हमास के हथियार डीलरों का हिस्सा होता और जो पैसे सीधा हमास के पास पहुंचते वो गाजा के नागरिकों को राशन पानी देने के लिए इस्तेमाल होता, उन पर राज चलाने के लिए। और एक बड़ा हिस्सा हमास की मिलिट्री विंग अल कसाम ब्रिगेड के 25,000 आतंकी लड़ाकों की ट्रेनिंग और तनख्वाह में लगाया जाता है। मगर एक सुबह 5 मई 2023 को जब खुदारी सेंट्रल गाजा में अपनी गाड़ी से मजे ले रहा था, उसको क्या पता था कि एक अचानक मिसाइल हमला उसकी गाड़ी के टुकड़े टुकड़े कर देगा, जिसके पीछे और कोई नहीं बल्कि उनकी दुश्मन इजरायली सेना ही थी, जिसने इसकी तुरंत जिम्मेदारी ली। हमने खुदारी को मार डाला। ईरान में दम है तो गाजा में अपना नया खास आदमी बिठाए। जो दम उनमें था, और उन्होंने खुदारी की जगह एक फिलिस्तीनी करेंसी व्यापारी जुहैर शमलक को चुना, जो कि अल मुताहादुन मनी एक्सचेंज का मालिक था। उसने हमास की रणनीति नए जमाने की करी, बिटकॉइन के रूप में चंदा मांगकर अल कसमास के सोशल मीडिया चैनलों पर बिटकॉइन के पैसों में जाने से पहले चलिए आपको एक बात बताएं जिससे आपके तोते उड़ जाएंगे। वो ये कि हमास 6,000 करोड़ का गैर कानूनी बिजनेस नेटवर्क बना चुका है, जिससे सूडान में बड़े खनन माफिया और मुर्गी पालन जैसे छोटे काम से लेकर अल्जीरिया, तुर्की, सऊदी अरब और यूएई में कथित रियल एस्टेट बिजनेस भी शामिल है, जो उग्रवादी समूह के लिए बहुत पैसा निकालता है। पहली नजर में इनकी सभी कंपनियों का एक दूसरे से दूर दूर तक नाता नहीं लगता, लेकिन इजराइल की टेरर फाइनेंस जांच टीम टास्क फोर्स हार्पून को 2018 में हमास के एक बड़े अधिकारी के कंप्यूटर को हैक करने की खुजली मची, और उसने कई कंपनियों के ऐसे खाते खोज निकाले जिनमें कुछ गुप्त कोड के आगे बड़े डॉलर के आंकड़े लिखे थे। और खोदने पर उन्होंने पाया कि कुछ गिने चुने लोग ही इनमें से लगभग हर कंपनी में बोर्ड के सदस्य या शेयर होल्डर की सीट दबाकर बैठे थे। उनमें से ज्यादातर तुर्की में रहते हैं, जो उनका फाइनेंशियल हेडक्वार्टर है। यानी कि ईरान के साथ तुर्की भी हमास का साथ निभाता है, जहां हमास के कई अगवा नेता खुलेआम मौज में रहते हैं और हमास के लिए पैसा इकट्ठा करते हैं, जिसमें अमेरिका द्वारा प्रतिबंधित हमास के सीएफओ जहीर अली मूसा जाबरीन भी शामिल है। इस पैसों का कुछ हिस्सा प्राइवेट जेट और फाड़ू पार्टियों वाली उनकी अय्याशी भरी जिंदगी में खर्च होता है। कोई हैरानी की बात नहीं, क्योंकि तुर्की हमास का समर्थन करता है और इसे फिलिस्तीनियों का मुक्ति मोर्चा माना जाता है। अब आते हैं वापस क्रिप्टो, खास करके बिटकॉइन पर, जो उस वक्त चलन में थे। उनकी कीमत 68,000 2017 से बढ़कर 4 लाख के ऊपर पहुंच गई जब शमलख ने कमान संभाली। शातिर शमलख ने क्रिप्टो से पैसा कमाने के लिए अपने मनी एक्सचेंज के माध्यम से कई गुमनाम डिजिटल वॉलेट खाते बनाए बिनांस पर, दुनिया का सबसे बड़ा क्रिप्टो एक्सचेंज, जिसके जरिए उसने क्रिप्टो के रूप में पैसा हमास के कई सारे मनी एक्सचेंज दुकानों में भेजा, जहां पहुंचते ही ये क्रिप्टो नगद में आसानी से बदला जा सकता था। ये तरीका और भी तेज था और इजरायली सेना की पैनी नजरों से दूर भी, जो अब भी नगद की तलाश में दूसरी ओर भटक रही थी। ये ऑपरेशन इतना कामयाब रहा कि शमलख अपने ही फेसबुक पेज पर इसको बढ़ावा देकर फैलाने लगा। इसी वजह से इजराइल को हमास के बढ़ते ऑनलाइन क्रिप्टो नेटवर्क की भनक लग गई, और 2020 आते आते वे ये भाप गए कि हमास का क्रिप्टो नेटवर्क इतना फैल चुका था कि इजराइल जितना सोच सकता था ये उससे कहीं ज्यादा पेचीदा था। क्योंकि बिटकॉइन और ईथर के उल्टा, जिसका मूल्य अक्सर बढ़ता घटता रहता है, हमास बड़ी शान बट्टी के साथ अपने वॉलेट में स्टेबल कॉइन का इस्तेमाल करता है, जो अमेरिकी डॉलर के बराबर होता है और जिनकी सप्लाई सीमित है, जो कि जैसे नाम से पता चलता है ये एक समय में काफी स्थिर रहने वाले डिजिटल सिक्के थे, और यहाँ तक कि सामान और सेवाएं खरीदने के लिए भी इस्तेमाल किए जाते थे। फिर इन स्थिर सिक्कों को एक मिक्सचर प्लेटफॉर्म में डाला जाता, जहाँ उन्हें बाकी जगहों से आए सिक्कों के साथ मिलाकर ही आगे भेजा जाता। इसलिए खातों को खोज निकालना बहुत मुश्किल हो जाता है और असली भेजने वाला और रिसीवर गुमनाम रहते हैं। हालांकि दबाव में बिनेंस और अमेरिका से हरी झंडी प्राप्त रूसी एक्सचेंज गैरेंटस ने बाद में इजरायलियों की मदद की और हमास से जुड़े कई सारे खातों से बाप रे बाप 341 करोड़ कीमत के क्रिप्टो ढूंढ निकाले। असल सच्चाई ये है कि इजराइल की ही टास्क फोर्स हार्पून ने इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू को कई बार उंगली की कि भाई हमास की इन सभी अंतर्राष्ट्रीय संपत्ति को मिट्टी में मिला दे। लेकिन नेतन्याहू ने ना तो सिर्फ अपने कान बंद कर लिए, बल्कि उसके अगले साल हार्पून टास्क फोर्स को ही खत्म कर दिया।
और कतर, वह देश जहां इजरायली सरकार की निगरानी में गाजा से पैसा आता है, उसे भी लाखों डॉलर भेजते रहने के लिए बढ़ावा देता रहा। पर बेगैरत नेतन्याहू ने खुद को ऐसे मसीहा के रूप में पेश किया जो अकेला गाजा में स्थिरता और फिलिस्तीनी लोगों के हालात बेहतर कर सकता था। हार्पून टास्क फोर्स के गुस्साए सदस्यों ने अपनी जांच पड़ताल फेसबुक पर भी डाली थी, इसे वायरल कर जनता के ध्यान में लाने की उम्मीद में। और ध्यान गया भी जब कुछ महीनों बाद इस पर सऊदी अरेबिया की नजर पड़ी। सऊदी सरकार ने इस पर कार्रवाई की और उनके देश में रहने वाले हमास के मुनीम महमूद गजल को गिरफ्तार कर उससे पूछताछ की। और शायद ट्रम्प को यह साबित करने की उम्मीद में कि वे इजराइल के साथ आने वाले शांति समझौते में एक भरोसेमंद साथी होंगे, उनके साथ एक ठोस इकबालिया बयान साझा किया। कई सारी तुर्की कंपनियां हमास को पैसा भेजता है। इसके साथ ही इजरायली हार्पून टीम ने भी सऊदी के सबूतों के पक्ष में अपनी पूरी पड़ताल अमेरिका को भेजी, लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने भी उनकी बात अनसुनी कर दी। हम उस वक्त इजराइल की ईरान पर प्रतिबंध लगाने की जरूरत पर ज्यादा ध्यान दे रहे थे। 2022 में जब अमेरिका ने कार्रवाई की तब तक बहुत देर हो चुकी थी और हमास की कंपनियों ने अपनी संपत्ति छुपाकर 600 करोड़ की हेराफेरी पहले ही कर डाली थी। मुश्किल की बात तो यही है कि दुनिया के फाइनेंशियल सिस्टम में इतनी खामियां हैं कि हमास पैसे जुटाने की नई नई रणनीतियां बनाता रहेगा, चाहे अमेरिका कितने भी प्रतिबंध लगा ले। बिस्बो की शायरी, रहा ढूंढता इजराइल, नहीं मिला कुछ कैश, हमास के पैसों तो भैया रहे बदलते भेस, जुटा रहे थे पैसे वो तो ले क्रिप्टो का साथ, रोक लगा लो कितने पर थे उनके लंबे हाथ। हमारे वीडियो कंटेंट के सोर्सेस आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे।